अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, अॼु अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि। नई कानून साज़ीअ खां पोइ सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो बि इजलास थियो आहे ऐं इन इजलास में आइनी बेंच तश्कील ॾिनी वई आहे। 7 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान खे उन जो सरबराह मुक़ररु कयो वियो आहे। इन खां अॻु में हाणे त ज़ाहिर आहे जेके आइनी जेके मुक़दमात हूंदा उहे वेंदा हलिया आइनी बेंच ॾे, पर कल्ह ई जस्टिस मुनीब अख्तर ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख़त लिखी चुका आहिनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे त 26 आइनी तरमीम जे ख़िलाफ़ु जेके दरख़्वास्तूं आयूं आहिनि उन ते फुल कोर्ट बेंच तश्कील ॾिनो वञे। जॾहिं आइनी बेंच ठही वियो आहे त पोइ फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट जो आइनी, छाकाणि त हीअ त 26 आइनी तरमीम त निज हिकिड़ो आइनी मामिलो आहे, आइनी तरमीम आहे, त उहा कीअं सुप्रीम कोर्ट उन जी समाअत कंदी। तइयब बलोच साहब असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, सुप्रीम कोर्ट खे वॾे अरसे खां कवर कनि पिया। तइयब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तइयब भाई, एक तो आइनी बेंच तश्कील हो गया और इस पे आइनी बेंच पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना है कि हमारे नाजरीन को भी समझाएं कि कल जो ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने ये ख़त किस बुनियाद पर लिखा है कि 26वीं आइनी तरमीम पे फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें, जबकि ये 26 आइनी तरमीम का अगर मामला केस अगर दरख्वास्तें अगर सुनी भी जाएंगी तो वो तो आइनी बेंच सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का तो लेना देना अब नहीं होगा इसके साथ। वो भाई इसी वजह से तो उन्होंने खत लिखा है ना, वो तो मान ही नहीं रहे हैं सारे प्रोसेस को। वो ये समझते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम पास ही नहीं होनी चाहिए थी, और अगर पास हो गई है तो इसको जो है वो हम उठा के बाहर फेंक दें। ये मेन मुद्दा और ये मेन मकसद था। और फिर आपको देखें, टाइमिंग चेक करें, टाइमिंग चेक करें। वो ये है कि 5 नवंबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाना था, जिसमें उसका सरबराह मुकर्रर किया जाना था। तो 4 नवंबर को उन्होंने अपने तौर पे अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करते हुए, उनको बाईपास करते हुए एक इजलास करके जो है वो उन्होंने जो है वो दायर दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया, फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दे दिया और तारीख भी दे दी कि 4 नवंबर को अब इन मामलात पर, यानी कि 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत जो है वो अब 4 नवंबर को होगी। और 5 नवंबर को तो ये जुडिशियल कमीशन का इजलास था, तो उनको पता था, उन्होंने जान के वो जो पूछ रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या था, उनका मकसद क्या था। उनका मेन मुद्दा, मेन मकसद यही था कि किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम को रोका जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह ना मुकर्रर हो सके। अगर वो मुकर्रर हो गया तो फिर 26वीं तरमीम जो है ये बरह रास्त चली जाएगी, जो इसको दरखास्तें हैं इसके खिलाफ वो चली जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। वो इनको रोकना चाह रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो उस से पहले ही 4 नवंबर को सामने, मतलब है, ये बेंच भी बना, फुल कोर्ट भी बनाया और ये सारा कुछ किया और चीफ जस्टिस को बाईपास करने की कोशिश की। लेकिन ये चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी डट गए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा और फिर वो इसकी समाअत करेगा। वट जो भी वो फैसला करे वो तो बेंच पे डिपेंड करता है। तो ये एक फर्क है चीफ जस्टिस और इन पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस के दरमियान। कि चीफ जस्टिस चूंकि टोटली आइन को देख रहे थे और वो यही समझते हैं कि हम आइन के तहत हमने हलफ लिया है तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर है, जबकि ये जो जज हैं ये समझते हैं कि आइन कुछ भी नहीं होता, हमारी अपनी ख्वाहिशात और हमारी अपनी जात जो है वो ज्यादा मुकद्दम है। क्योंकि दोनों जज अब ये समझते हैं कि इनको बाईपास करके उनसे जो तीसरे नंबर पे था जस्टिस याया खान अफरीदी, उसको 26वीं यानी तरमीम के तहत जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो ये उनकी खार भी थी, एक खुंदक आप उसे कह सकते हैं, ये वो मैटर भी थे। तो जो हमें इन लेटर में नजर आए हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, मेन मुद्दा, मेन मकसद ये है कि वो 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट में बैठ के जजेस को मैनेज करके, जैसे इन्होंने मखसूस नशिस्तों में जज मैनेज किए कि वो मैनेज करके उनके घरों में मिनते तरले करके उनकी फैमिलीज के दबाव पे प्रेशर दबाव डलवा के हम जो है वो 26वीं यानी तरमीम को उठा के बाहर फेंके। इनका मेन मुद्दा और मकसद ये था जिसको चीफ जस्टिस ने नाकाम किया है, और यही उन्होंने
अगर इनका लेटर देखें तो उस लेटर में यही कुछ आपको झलक नजर आती है। जी तो तैयब भाई, चीफ जस्टिस जैसे ही हल्फ उठाया था चीफ जस्टिस ने याह्या खान आफरीदी साहब ने, तो उस वक़्त जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लेके आए थे दोबारा से कमेटी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, तो एक माहौल इस तरह का तअस्सुर एक मिल रहा था या समझा जा रहा था शायद कि फिर वही जजेस जो हैं मुत्तहद होने लगे हैं। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप समझते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो 26वीं आइनी तरमीम को मानते हैं और उस पर अमल दरामद चाहते हैं, उसके खिलाफ केस नहीं सुनना चाहते। देखिए, 26वीं आइनी तरमीम को वो मानते हैं तो उन्होंने हलफ लिया ना, 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही तो वो चीफ जस्टिस बने हैं ना। सही। तो जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो चीफ जस्टिस बने हैं वो तो 26वीं आइनी तरमीम के तहत बिल्कुल बने हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो मानते हैं और उन्होंने इसी वजह से ही उसको मुकद्दम जाना और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं और करेंगे। एक बात। दूसरा ये है कि ये जो दो मौजूद जज साहबान है ये नहीं मानते 26वीं आइनी तरमीम को, और इसी वजह से उन्होंने अपने तौर के ऊपर ये अटेम्प्ट जो है वो की है, और उनका मेन मुद्दा और मेन मकसद भी यही था। तो इसी वजह से देखें, अब बात ये है कि ये दोनों जज मुतासिर हैं, ठीक है। अब आइन और कानून का तकाजा तो ये था कि ये तो उस कमेटी का इजलास भी ना बुलाते, उसमें बैठते भी ना, क्योंकि इनकी वो क्या आप उसे कहती हैं कि मफादात का टकराव है, कि इनका मफाद तो यही था कि ये चीफ जस्टिस बनना था, वो मफादात इनका पूरा नहीं हुआ। अब उस टकराव ये पैदा करना चाह रही हैं, और उस टकराव के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये अभी बस नहीं करेंगे, ये किसी हद तक भी जाएंगे। और बाकी जो बात आपने की है वो ये था कि जो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की मुद्दा था या मंशा थी, वो ये थी कि चूंकि मैं हेड बना हूँ इस जुडिशरी का, तो वो ये इस अटेम्प्ट में थे कि मैं चीजों को यूनाइट करूं, जिसे आप कह सकते हो गुड विल गेस्चर उन्होंने दिया। वो चीजों को यूनाइट करना चाह रहे थे, वो चीजों को मुत्तहिद करना चाह रहे थे, वो तकसीम खत्म करना चाह रहे थे, पोलराइजेशन खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन इन मौजूद जज साहबान इसी वजह से उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को उसका जस्टिस मुनीब वापस कर दिया। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से तो काजी साहब ने मुनीब साहब को निकाल दिया था, तो इन्होंने आते ही जो है वो जस्टिस मुनीब को उस कमेटी में शामिल किया कि मैं इन सबको साथ लेके चलूं। लेकिन इन जजेस ने ये बता दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, वो अपनी पॉपुलर अप्रोच के साथ है, वो अपने मफादात को मुकद्दम जानते हैं। तो इसी की ही उन्होंने अटेम्प्ट की है, और ये फिर आपने देखा भी सही कि उसकी अटेम्प्ट जो है पहली अटेम्प्ट फेल हो गई। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये अभी भी बाज नहीं आएंगे, ये जब तक अदलिया में मौजूद है, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और जब तक इनको पॉलिसी के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनको बिठा दिया गया, इनको जुडिशियल कमीशन में बिठा दिया गया, इनको जजेस कमेटी में बिठा दिया गया, तो ये अपने प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। तो ये जो फाइट, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो जहाँ पे चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो है वो काजी कैदी साहब जहाँ पे फाइट छोड़ के गए थे, जहाँ से वहीं से फाइट का दोबारा इन्होंने आगाज कर दिया है। और वो जो चीफ जस्टिस की अटेम्प्ट थी याह्या खान अफरीदी की कि हम यूनाइट होके चले, तो इन्होंने उनको भी जवाब दे दिया है कि सॉरी, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से कुछ ना लगे, नफाक ही सही, लेकिन हमने अपने तौर पे चलना है और आइन को भी हमारे लिए मुकद्दम नहीं है। तो ये उसकी अटेम्प्ट्स में लगे हुए हैं और ये अब किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है वो किस तरीके से इन सारी चीजों से जो है वो इनका तोड़ करते हैं, या वो काउंटर जो इक़दामात है वो उठाते हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा इन्होंने लड़ाई का आगाज शुरू कर दिया है, तो अभी लेकिन जो अभी सिचुएशन बनी हुई है इसमें तो मुनीब और मंसूर साहब बिल्कुल तन्हा नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पर कहाँ पे तन्हा है? मेरा नहीं ख्याल कि वो तन्हा है, ठीक है। वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिल रही है कि वो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल को वो उस पे फुल कोर्ट का कह रहे हैं, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि वो फुल कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो उसको मैनेज कर लेंगे। वो तो इस नुक्ते पे बैठे हुए हैं ना, और इसी वजह से उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस को बाईपास करते हुए 26वीं तरमीम का मामला फुल कोर्ट में भी अपने तौर पे लगा लिया, ठीक।
तो इसी वजह से पहले भी वो 8 का टोला मशहूर हुआ था जिसकी सरबराही इन्हीं दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कर रहे थे, तो ये अब भी किसी न किसी ऐसी एडवेंचर में हैं। मौलाना के तो जहर निकालने वाली बात जो थी उसके तो 4-5 तरफ इशारे थे, मौलाना का एक तरफ तो इशारा नहीं था शायद। जी मौलाना साहब तो भाई मौलाना साहब है, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने किस उसमें कंटेक्स्ट में बात की, लेकिन जो चीज हमें नजर आई है वो 26वीं तरमीम थी, वो जुडिशरी का मामला था और उन्होंने उस रेफरेंस में ही बात की थी कि जहर निकल गया है। अच्छा, अभी 34 जज, अभी जो 34 जजेस वाली तरमीम हुई है, नया कानून बना है, तो 34 जजेस होंगे या 34 90 हों तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद तो जो जिन जजेस के फैसलों पर उंगलियां उठ रही हैं, जो पीटीआई को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर देते रहे हैं, उनकी तादाद तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब देखें वो उनकी तादाद तो यही तो है कि वो जब कम होगी तो ही पता चलेगा ना कि कितनी कम होती है और क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें तो मामलात बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, इसको भी अगर आप देखें तो फिर इसकी अपील आएगी, अपील के लिए लार्जर बेंच होगा, तो उसमें हम देखें सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा जजेस तो वही है जो प्रोजेक्ट इमरान के तहत जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी ना, तो वो तो किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन जब तक नए जज अपॉइंट नहीं होते तब तक ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, तो ये आईनी बेंच के खिलाफ, जो आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ जो अपील जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के फुल को लार्जर बेंच के पास जाएगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के खिलाफ जो अपील होगी वो फिर उससे लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाएगा। ओके, वो आईनी बेंच ही होगा वो भी। बिल्कुल हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मसला जरूर है और वो मैं इस हवाले से कसूरवार ठहराता हूँ मौलाना फजल रहमान को। वो ये है कि देखें, जब एक फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो रही थी, एक नया इदारा बन रहा था, तो वो क्यों नहीं बनने दिया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, अच्छा मौलाना साहब ने खुद पार्लियामान में खड़े होकर कहा कि वफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में लाया जाए, लेकिन बाद में पीटीआई के साथ मिल बैठ के जब उनके शीरो शक्कर हुए पीटीआई के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मजबूर किया हुकूमत को और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बनेंगे, लेकिन वो मजा नहीं है, वो चीज नहीं चलेगी। कि देखिए वही जज होंगे, अब जस्टिस आयशा वही, मुनीब वही, मंसूर वही, उसी सुप्रीम कोर्ट से ही जज लिए जाएंगे और उनमें से हमने अक्सरियत को देख लिया कि जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस हैं, अब इनके हाथ में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देंगे तो आपको याद नहीं है कि इनके आर्टिकल 63A के साथ इन्होंने क्या किया, मखसूस नशिस्तों वाले मैटर में क्या किया। अब चाहे ये सुप्रीम कोर्ट और रेगुलर कोर्ट में बैठे, चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे, इनका माइंड तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इन जजेस के हाथों में हम अगर आइन देंगे तो आइन का हशर नशर वही होगा जो इन्होंने 63A में आइन का हशर नशर कर दिया, जो इन्होंने मखसूस नशिस्तों के मामले में नशर कर दिया। खुदा, मैं अगर मुझसे पूछे तो जो वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मामला था वो मौलाना फजल रहमान की उस जिद की वजह से वो पाया तकमील तक को नहीं पहुंचा और ये जब तक ये मामलात में इस मैटर में प्रॉब्लम आते रहेंगे, मौलाना साहब को हम दोष देते रहेंगे कि मौलाना साहब ने जो है वो एक अच्छाई हो रही थी, एक खैर हो रही थी, उस खैर को पीटीआई के शर के नजर कर दिया। सही, तो ये आईनी बेंच की जो तश्कील हुई है इस पे क्या तबसरा करेंगे, इस पे क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की कि ये जो तश्कील हुआ है इसमें यानी पीटीआई को फेवर करने वाले जजेस की तादाद ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब मैं इसे लार्जर बेंच बनाता हूँ, ठीक है, 26वीं यानी तरमीम के तहत सपोज करो 26वीं यानी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आ गई, ये 7 रुकनी बेंच आपके सामने बन गया जिसमें 2 सिंध से हैं, मजहर अली और जो हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से नईम अफगान, जमाल खान मंदुखेल, पंजाब से अमीनुद्दीन खान सरबरा, आयशा मलिक जो है वो शामिल हैं और केपीके से जिससे मुशर्रफ हिलाली हैं। 7 रुकनी बेंच बन गया है। अब 7 रुकनी बेंच ने जो फैसला कर दिया, ठीक, अब वो फैसला चैलेंज होगा लार्जर बेंच में।
यानी कि अपील लार्जर में जाएगी। तो जब लार्जर में जाएगी तो लार्जर में जब जजेस शामिल किए जाएंगे तो उसमें फिर मुझे खदशा है कि अगर नए जजेस अपॉइंट नहीं होते, मौजूदा एग्जिस्टिंग जज जो जज है यही करते हैं, तो फिर मुझे ये खतरा है कि वो जो लार्जर बेंच होगा वो शायद 26वीं यानी तरमीम को उठा के बाहर ना फेंक दे, क्योंकि अक्सरियत ही नहीं जजेस की अभी तक भी है। और सही। ये मामला इसी वजह से मैं जो है वो हक बजाने वो मौलाना साहब को दोष देने में कि एक खैर हो रही थी, उस खैर को उसने पीटीआई की शर की नजर कर दी है। तभी हम कहते हैं कि अगर ये मामला ऐसे हल ना हुए तो शायद फिर 27वीं यानी तरमीम में फुल फ्लैज कहीं ना कहीं वफाकी यानी अदालत का क्याम अमल में न लाया जाए। तैयब, आइनी बेंच जो बना है ये कब से काम शुरू करेगा? बाज़ाब्ता समाअत कब से ये शुरू करेगा? इनको केसेस आइनी जो हैं वो भेज दिए गए हैं? देखिए अभी तो जो है वो बना है, आज ही बना है, तो इसको 2-4 दिन तो लगेंगे ना कंपोजिशन होते हुए, चीजों को सेटल डाउन करते हुए। तो फिर जब ये बन जाएगा, बैठेगा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो इसको भेजे जाएंगे। ठीक है, अब उसमें सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो अर्जेंसी वाला मामला है, जिसे हम अर्जेंसी कह सकते हैं, अर्जेंट मैटर है, वो तो 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें ही है ना। तो ये मतलब है कि शायद इसी वीक के आखिर में या नेक्स्ट वीक पे जो है वो इस हवाले से अपना काम जो है वो शुरू करे, या दरखास्तें उसको जो है वो रेफर की जाए। तो ये तो अभी 2 महीने मतलब इसका कहा गया है कि जी इसका मैंडेट है 2 महीने तक शायद यही बेंच चलेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि अपना बाकायदा काम का आगाज जो है वो कब करता है ना। तो जब काम का आगाज होगा तो ही पता चलेगा, और फिर शायद डे टू डे भी हेयरिंग करके ये अपने मामलात को जो है मंत्री निजाम तक पहुंचाएं कि जल्दी निपटाएं। तो बहरहाल अब उसकी कार्रवाई पे और उन चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सिमत लेके चलेंगे। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में या नेक्स्ट वीक के शुरू में बाकायदा तौर पे ये बेंच जो है वो अपना काम जो है वो शुरू आखिरी सवाल मुझे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह बने हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर बन गए हैं। मुनीब अख्तर साहब निकल गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो कल कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम लाई गई, उसमें एक शिक ये डाली गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और 7 सीनियर 3 जज होगा, और फिर उसमें ये एक गुंजाइश रखी गई थी कि जो चीफ जस्टिस अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो हेड है वो उसका मेंबर होगा। तो यूं जो है वो शायद आज या कल ही नोटिफिकेशन आ जाए इसका कमेटी का, और उसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उस कमेटी के जो है बरह रास्त मेंबर हो जाएंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कमेटी से बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि कल तक शायद ये चीज भी हो जाए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जो कानून आया है उसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही जो है वो अब इस कमेटी को हेड करेंगे, वो कमेटी में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, यूं ये इन 3 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी बैठेगी, और फिर ये कमेटी फैसले करेगी कि कौन से मैटर किस बेंच को भेजने और क्या कुछ करना। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब टाइम देने के लिए। नादरीन हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन। एक तरफ़ PTI एहतजाज त कयो पंहिंजो पार्लियामेंट में गुज़िरियल ॾींहुं, ऐं अॼु वरी मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजो रद्द अमल जेको ॾिनो आहे उन में इहो बि मौलाना चयो आहे त हीउ इंतिज़ामी मामिलो आहे, पर मौलाना इन ते ख़ुशि न आहे, ऐं मौलाना इहो बि चयो आहे त उन सां धोखो बि थियो आहे। वकार सती साहब सीनियर तजिया नगार आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, Jio TV सां ताल्लुक़ु रखनि था, ऐं पार्लियामेंट खे गुज़िरियल ॾींहुं बि कवर कया आहियूं, वॾे अरसे खां कवर कंदा रहनि पिया।
असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे। सती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं खैरियत से हैं। मुझे ये समझाएं भाईजान मुझे ये समझाएं कि आज पीटीआई की जो मौलाना से मुलाकातें होती रही हैं, इन मुलाकातों में क्या होने जा रहा है? देखिए सुलगी साहब, जैसा कि आप जानते हैं और आपके नाजरीन भी जानते हैं कि पीटीआई की बड़ी पुरानी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मौलाना को अपने साथ मिलाए और जो मौलाना की अफरादी कुव्वत है, जो मौलाना के जानसार हैं, जो जो हर जलसे को कामयाब बनाते हैं, किसी तरीके से उसको यूज किया जाए। और इसके पिछले 26वीं तरमीम के दौरान बड़ी महारत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना को उधर नहीं जाने दिया पीटीआई के साथ, बल्कि अपने साथ वो मिला लिया है। अब जब ये नई कानून साजी हुई है, कल परसों जो 6 बिल पेश हुए हैं, इसमें बहुत सारी जो है जो उसमें मामलात में जाहिर है मौलाना भी ऑन बोर्ड नहीं थे, पीटीआई तो थी नहीं। अब तो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम भी ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन वो कानून साजी हो गई है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के जो पावर होल्डर्स है उसमें ये बात आज भी जब जो ये वाली मुलाकात है वो यही है कि किसी तरीके से मौलाना को पीटीआई जो है वो चाह रही है कि वो उनके साथ जाए और हम मिलके कुछ बड़ी तहरीक जो है उसकी उसकी शक्ल इख्तियार करें। अब जब 9 तारीख को पीटीआई को एहतजाज वगैरह करना जारी है, तो बेसिकली उन्होंने ये दावत दी है उन्हें कि आप भी हमारे साथ बने, लेकिन मौलाना ने अभी तक उनको उनके साथ जाने का कोई फैसला नहीं किया। वो बड़े, आप जानते हैं, आपके बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात है मौलाना के साथ, वो बड़े जीरक सियासतदान है, उनकी नजर में वुसअत नजरी है, वो बहुत आगे तक की वो देखते हैं। तो अभी तक तो ये अमल नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई ये मुसलसल कोशिशें कर रही है, खास तौर पर जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मौलाना हमारे साथ शामिल हो और हम हुकूमत के खिलाफ कोई मजबूत तहरीक चलाने की पोजीशन में आए। तो नहीं, तो मौलाना इतने सादे भी तो नहीं है। मौलाना के साथ जितनी हमारी मुलाकातें होती रही हैं उनमें मौलाना तो ये क्लियर कहते रहे हैं कि भाई पीटीआई के साथ सिर्फ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रखना है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है। मिजाज मुश्तरका तरीका तो दोनों का है नहीं। वहाँ पे भंगड़े चल रहे होते हैं, डांस चल रही होती है, लड़कियां नाच रही होती हैं पीटीआई के जलसों में, तो मौलाना वहाँ पे एडजस्ट कैसे हो सकते हैं उनके साथ? ये आपको लग रहा है कि कोई तरीका हो सकती है इनकी? देखिए, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद सारा धांधली वाला या ऐसा एक मुश्तरका एजेंडा मौलाना का भी था और साथ पीटीआई का भी एक ये मौक़िफ़ था। पीटीआई के जो जो थिंक टैंक है उनका ये ख्याल था कि शायद हम मौलाना के को भी साथ रख लेंगे। फिर एक आपको याद होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पीटीआई ने बनाई थी, जो अब अपना वजूद खो चुकी है। उन लोगों ने 2-4 एक्टिविटीज भी की थी, लेकिन उनको वो पज़ीराई या मकबूलियत वो नहीं मिली। पीटीआई के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ा संजीदगी से ये सोचते हैं कि अगर हमने स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है, एजुटेशन की पॉलिटिक्स करनी है, तो या उनके लोगों को तो शायद स्पेस ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये वो जेयूआई का वर्कर हमारे साथ अगर आ जाता है तो गवर्नमेंट को उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता है। ये एक सोच है। अब वो मौलाना तो अभी तक नहीं गए और मेरा भी नहीं ख्याल कि मौलाना उनके साथ जाएंगे, लेकिन पीटीआई अटेम्प्ट जरूर कर रही है। पीटीआई ये मुसलसल ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से हम मिलकर किसी मिनिमम जो फार्मूला है अगर उसके ऊपर आ जाए। लेकिन जितना पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना को डिच किया है, और अब वो मेरा ख्याल है कि फासले वो नहीं रहे जो 26वीं आईनी तरमीम के दफा शीरो शक्कर हो गई थी पीटीआई और वो जेयूआई, अब वो वाला ताल्लुक इनका नहीं रहा। देखें मौलाना, एक और भी वकार, एक और भी फ़र्क है ना। मौलाना के तहरीक या जलसे या धरने वो बिल्कुल भी एक मिसाली किस्म के पुरअमन रहते हैं। पीटीआई के तो पुरअमन नहीं रहते। पीटीआई कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत कर लेती है पुलिस के साथ, हंगामा आराई, कोई पत्थराव, कोई ये इस तरह की जो तहरीक है, ये दोनों में ये भी तो डिफरेंस है। देखिए स्वागत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तहरीक चलाने में और शरारत करने में बड़ा फर्क है। मौलाना साहब को जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मौलाना को आप आज अगर कहें कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर 2 लाख बंदा इकट्ठा करना है, तो वो सारे मुल्क से उनके चाहने वाले इतने हैं कि वो डबल भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन मौलाना का नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका या जो मीडिया हमारा है उनको वो स्पेस नहीं देता। और पीटीआई जो है वो शरारत करती है। वो शरारत करके खबर या सुर्खी बनाने के चक्कर में या टिकर या हेडलाइन बनाने के चक्कर में होती है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं होती।
मौलाना की जो एक्टिविटी होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है। आपको याद है इस दौर से पहले का आप देख लें, हम 20 साल से ज्यादा हो गए आप और हम मौलाना को कवर करते हैं। मौलाना का कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो बगैर हवा में तीर नहीं होता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, बाकायदा उनकी वो प्लानिंग होती है और बड़े मौजबाना तरीके में आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों ने हमेशा अपनी बात अरबाब इख्तियार तक वो पहुंचाई है और अपना मुतालबात काफी हद तक उन्होंने वो मनवाए भी हैं। अब ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आप देखें ना, मौलाना की कमजोरी थी और मौलाना ने अपनी कमजोरी को ताकत में कन्वर्ट किया है। मौलाना ने अपनी मर्जी से 3-4 शिकें उसने मंजूर वो करवाई हैं। आप देखें, आप खुद देखें सोलंकी साहब कि जनवरी 2028 तक सूद में को कम से कम करने वाली जो बात है, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश है, मौलाना ने उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया और आइन में शामिल करवाया है। और पीटीआई इतनी बदकिस्मत जमात है कि उसने उसकी भी मुखालफत की है। यानी कि उन्होंने मौलाना के साथ जो चीजें तय की थी, जिसके उनके ऊपर कंसेंसस था जेयूआई का और पीटीआई का, इन लोगों ने उसकी भी मुखालफत की है वहां पे जाके। तो अब इतनी जल्दी जल्दी ये नहीं होगे। मौलाना का एक अपना स्टाइल है, अपनी सियासत है, उनका सोचने का। और असल में बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना का दिल बहुत बड़ा है वो, और उनकी वुसअत नजरी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए वो सियासत नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए सियासत करते हैं। और यही बात है कि एमएमए खत्म हुए कितना अरसा हो गया है, बाकी सारी जमातें आगे पीछे चली गई हैं सिवाय मौलाना के। मौलाना आज भी एक मजबूत, कम नंबर्स के बावजूद एक मजबूत तरीन पोजीशन में खड़े हैं और उनकी एक्सेप्टेंस मुस्लिम लीग नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है और हर जगह। अब तो पीटीआई में भी है, लेकिन वो पीटीआई को कोई अपना, पंजाबी में हम कहते हैं ना कि अपना कोई पल्लू नहीं पकड़ा रहे, हाथ नहीं पकड़ा रहे, उंगली नहीं पकड़ा रहे उनको, लेकिन पीटीआई अपनी काविशें कर रही है। वकार, आप भी मौलाना को कवर करते रहे हैं, मैं भी मौलाना को कवर कर रहा हूं, दोनों हम कवर करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कि ये जो कल जो कानून साजी हुई है, ये तो 26वीं आईनी तरमीम का तसलसल है ना, उसका फॉलो अप है। तो ये आपके ख्याल में मौलाना की मर्जी के बगैर हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है? जो हकीकत, जो सियासत में तो ये सारा कुछ चल रहा होता है, मुझे तो लग रहा है पीटीआई भी इसमें ऑन बोर्ड है। आज 4 कमेटियों की चेयरमैनशिप पीटीआई को मिली है, तो ये ऐसे तो नहीं होते ना मामलात। मुझे सोलंकी साहब अगर आप 2 मिनट दें तो मैं ये सारी उलझन दूर कर देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम में, और इसमें क्या है देखें, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसमें पीटीआई ने बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ दिया है। पीटीआई उसमें शामिल हुई है। दो शिकों के अंदर पार्लियामान में, सेनेट और कौमी असेंबली में उन्होंने वोटिंग की है। कौमी असेंबली में उनके 12-12 वोट आए हैं और बाद में वो बाइकआउट करके चले गए हैं। उन लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया उस दौरान, कोई एजिटेशन नहीं की। और 26वीं आईनी तरमीम जहां पर रोका जा सकता था, जहां पर अगर हुकूमत के खिलाफ वोट डलते तो उनका एक इम्पैक्ट होता, वो 100 से ज्यादा वोट वहां पे आ सकते थे, लोग ज्यादा उनकी आवाज सुन सकते थे, वहां बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब वहां पर हुकूमत से गलती हो गई, हुकूमत से वहां ये गलती हो गई कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो बिल की कमेटी है, कमेटी की जो कंपोजिशन वाली जहां तक बात थी वो 3 रुकनी थी और उसको अगर वो उस वक्त वो कैलकुलेट नहीं कर सके, रीड नहीं कर सके। बाद में जैसा कि आपने कहा कि उसका ये तसलसल है, तो बिल्कुल ठीक है। जो काम कल गवर्नमेंट ने किया है ना, इसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम भी हो सकती थी, लेकिन उसका पीछे एक बैकग्राउंड है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इनको समझाया, उनको कहा कि देखें, अगर आप बिल्डोज करके, नाराज करके करेंगे, नंबर्स तो आपके पास पूरे हैं, वो हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई भी तहरीक चलती है ना अगर वुकला की, तो वुकला अकेले तहरीक नहीं चला सकते, उनको बेंच की जरूरत पड़ती है, बेंच और बार, ये जब इकट्ठे होते हैं तो तहरीक चलती है। और अगर आपने मौलाना फजल रहमान का वजन भी उस तरफ डाल दिया तो वो तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बात उनकी मानी और उनको टास्क दिया कि हाँ ठीक है, मौलाना को राजी करें। बिलावल ने उनको राजी किया और वहां से उनको तोड़ के ले आए। अब कल वाली जहां तक बात है, कल तो देखें सिंपल मेजोरिटी उनको चाहिए थी, अवाम में मौजूद जितने लोग थे उनकी अक्सरियत उनको चाहिए थी। तो ये कैसे हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी को पता ना हो गया हुकूमत क्या कानून साजी करने जा रही है, मौलाना को ना पता हो गया क्या करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो भी कल शामिल नहीं थे इजलास में, मौलाना फजल रहमान भी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन ये ऑन बोर्ड जरूर थे। हालांकि उनके वोटों की, अब देखें ना, आज अगर पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है कि हमें ये है 34, और मैं बड़े दावे से आपको कह सकता हूँ कि ये जो 34 जजेस वाली जो बात है, इस पे भी बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। आर्मी एक्ट में तरमीम जो हुई है इसमें भी वो ऑन बोर्ड थी, और तीसरी जो वो तरमीम हुई है उसमें भी ऑन बोर्ड है। और अब आगे की सियासत ऑपोजिशन का जो है, उनके पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं।
पीटीआई को मौलाना का साथ चाहिए बाई ऑल मीन्स। अगर उन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन करनी है, अगर उन्होंने एहतजाज करना है, और वो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और जो पीटीआई में बड़े संजीदा लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं, सियासत कैसर से आपका नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो मामलात समझते हैं, उनको ये वो हट धर्म नहीं है, वो फ्लेक्सिबल लोग हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना ने अभी तक कोई इस तरीके का फैसला नहीं किया। हाँ, हुक्मरान इत्तेहाद में अभी इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि कल जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना के इजलास में भी कहा, और वो पार्लिमानी पार्टी के भी इजलास में कहा कि हम काबीना को रीशफल करने जा रहे हैं। मैंने जब कल वहां पूछा उनसे कि क्या उसमें इत्तेहादियों को भी शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारी तो कोशिश है, लेकिन ये ऑप्शन उनके पास है। इट्स मीन कि अगर रीशफल हो रहा है तो वहां पे भी बात हो रही होगी कि मौलाना के लोग भी आए, पीपल्स पार्टी भी आए, और हम सारे मिलकर चलें, क्योंकि अब एक चीज तो सिक्का बंद कल की कानून साजी के बाद हो गई है। सती साहब, नवंबर 2027 तक यही कंपनी चलेगी। सही। ठीक है? सती साहब देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही कंपनी चलेगी, लेकिन हमने अपोजिशन का किरदार माजी में भी देखा है। जब अपोजिशन फ्रेंडली होती है तो वो इसी तरह का किरदार अदा करती है कि भाई बजट पेश करो और बजट मंजूर कराते वक्त हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज करके हम बाइकाट करके निकल जाएंगे, आप पीछे से बजट मंजूर करवा लीजिएगा। इस तरह के रहे हैं रवैये अपोजिशन के। तो कल वाला किरदार जो है और 26वीं आईनी तरमीम वाला, ये फ्रेंडली अपोजिशन हम कह सकते हैं मौलाना को और पीटीआई को। देखिए, पीटीआई मौलाना तो इस वक्त हम उसको ये नहीं कह सकते ना कि वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का वोट दिया, बजट का वोट दिया, 26वीं आईनी तरमीम का भी वोट दिया। अपोजिशन हम इस वक्त जो कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। उन्होंने कल जो कुछ किया ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम बड़ी स्मूथली हो गई थी, लान तान हो रही थी उनके ऊपर, और जितने संजीदा हल्के थे वो कह रहे थे कि आपने तो फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर के ऊपर सब कुछ मंजूर करवा दिया। लेकिन कल का जो एहतजाज था ना, उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो ये तो सिंपल लेजिस्लेशन थी। जब उनको नंबर चाहिए थे, जहां एहतजाज होना चाहिए था, वहां पे उन्होंने नहीं किया। और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको ब्रीदिंग स्पेस भी थोड़ा थोड़ा वो मिल रही है, वो सारी ठीक है। लेकिन मैं इस वक्त बहुत सारे लोगों को मेरी बात ये बुरी लगती है, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को और जेयूआई को ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं समझता। वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो जो मर्जी कहते रहे कि हम काबीना में नहीं है, काबीना में होना और या ना होना मैटर नहीं करता। लेकिन फरवरी के बाद जो इलेक्शन फरवरी में हुए थे, मौजूदा जो सेटअप है, इसमें हुकूमत या बरसर इक़्तिदार जमात मुस्लिम लीग नून जो है, उसको जेयूआई और पीपल्स पार्टी दोनों की दामे दरमे सुखने सपोर्ट हासिल है। सही। बहुत शुक्रिया सती साहब टाइम देने के लिए। नादरीन, अॼु को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।